बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, टाइम रिस्पांस। इसमें हम टाइम रिस्पांस एनालिसिस करेंगे दो डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स का। आज के लेक्चर के कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं पोल्स, जीरोज एंड सिस्टम रिस्पांस। पोल्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं और सिस्टम का रिस्पांस क्या होता है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स को। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कौन सी फॉर्म के होते हैं, इनके आपके पास तीन स्पेसिफिकेशंस हैं। जो आपके पास फर्स्ट है वो टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है और सिस्टम का सेटलिंग टाइम क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोल्स और जीरो से। अब बेसिकली आपके पास पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं। पोल्स आपके पास होते हैं द वैल्यू ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल एज दैट काज द ट्रांसफर फंक्शन टू बिकम इनफाइनाइट। या आप कह सकते हैं कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जिन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, पोल्स कहलाते हैं। बेसिकली ये आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम कह सकते हैं कि आपके पास वो फ्रीक्वेंसीज जिन पे आपके सिस्टम की वैल्यू मैक्सिमम हो या इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, पोल्स कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन के। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, तो बेसिकली ये जो आपके पास बी है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये आपके पास पोल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि आपके पास पोल्स वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे आपके पास सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। फिर आपके पास आते हैं जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल एज दैट काज द ट्रांसफर फंक्शन टू बिकम जीरो। या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम की वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके सिस्टम की वैल्यू जीरो हो या मिनिमम हो, उसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, बेसिकली पोल्स है। अब अगर हम मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, तो आपके पास ये न्यूमरेटर में जो वैल्यूज आती हैं ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक हो क्या। तो आपके पास जीरोज और पोल्स क्या हो गए, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली आपके पास पोल्स होते हैं, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज होती हैं वो आपके पास जीरोज होती हैं। पोल्स और जीरोज खुद इटसेल्फ बेसिकली फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पे आपके पास इसमें वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो, हम कहते हैं इनफाइनाइट या जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ये आपके पास एक छोटी सी ट्रांसफर फंक्शन की एग्जांपल है। अगर आपके पास एक फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होगा। इसमें आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास सारे के सारे पोल्स की वैल्यूज़ हैं, और ये जो वैल्यूज़ है आपके पास ये सारी की सारी आप सॉरी ये जो वैल्यूज़ है आपके पास ये सारी की सारी जीरोस की वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यू आपके पास क्या है, सारी पोल्स की वैल्यूज़ कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि पोल्स और जीरोस का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या रोल होता है या कहाँ पे वो लाई करते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है जो कि इस फिगर में गिवन है आपको, ठीक है। जी ऑफ एस की वैल्यू आपके पास है एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस फाइव। अब बेसिकली एस प्लस टू आपके पास जीरो है और एस प्लस फाइव आपके पास क्या है, पोल है, ठीक है। अगर इनको हम लोग इस फिगर में देखें तो यहाँ पे आपने इसको प्लॉट किया हुआ, ये आपके पास पोल पड़ा हुआ है -5 के ऊपर और ये आपके पास जीरो पड़ा हुआ है -2 के ऊपर। ये एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस प्लस फाइव बेसिकली आपके पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली आपके पास जो स्टेप रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, आप सी ऑफ टी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं स्टेप इनपुट के अगेंस्ट, ठीक है। रिस्पॉन्स आपके पास हमेशा टाइम डोमेन में होता है, इसलिए हम लोग सी ऑफ टी को फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इन इक्वेशंस को देखूँ तो ये आपके पास क्या है, एस प्लस टू डिवाइडेड बाय एस प्लस फाइव बेसिकली आपके पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का, ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, और 1/s जो है ये आपके पास क्या है, इनपुट है। अगर हमने सी ऑफ टी फाइंड आउट करना है तो प्रीवियसली आपने देखा था कि इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन को जब यूज़ करेंगे क्या आएगा, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस फाइव प्लस दो टर्म्स हैं तो ए बी आई। अब ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। जब हम इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा बेसिकली सी ऑफ टी इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 इंटू ई पावर -5t। ये आपके पास इस सिस्टम का क्या आ गया, स्टेप रिस्पॉन्स आ गया। अब इस स्टेप रिस्पॉन्स को हम अगर प्लॉट करें या इसका मजीद एनालिसिस करें तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा जी, अब हम रिस्पॉन्स देखते हैं। ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन था जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस फाइव। आर एफ एस मेरे पास इनपुट थी, आर एफ एस इज इक्वल टू 1/s। सी एफ एस मेरे पास आउटपुट है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, सी ऑफ टी फाइंड आउट करना था। अब अगर मैं इनपुट और आउटपुट, इनपुट और ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स को एस प्लेन में प्लॉट करूँ तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनती है,
इनपुट मेरे पास क्या थी 1/s, 1/s मीन्स कि आपके पास s की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0, यानी मेरा जो इनपुट का पोल है वो ऑरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये ऑरिजिन के 0 पे पोल पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे इस फिगर में आपको ये शो हो रहा है, ये चीज़ है। सिमिलरली अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोस को प्लॉट करूँ तो वो क्या बनेगा, ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरे पास s+2 डिवाइडेड बाय s+5, ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है। अगर मैं इसके जीरोस को प्लॉट करूँ तो क्या होगा, s+2 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है मेरा जो एक ज़ीरो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, -2 पे प्लेस्ड है। तो ये क्या किया मैंने, -2 पे ज़ीरो को प्लेस कर दिया, यानी एस प्लेन में मैंने इसको ड्रा कर दिया। अब मैं बात करता हूँ अपने पोल की, सिस्टम के पोल्स की, जो ट्रांसफर फंक्शन के सिस्टम की पोल की बात करता हूँ। तो सिस्टम का पोल किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय s+5, इट मीन्स s+5 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -5, यानी -5 के ऊपर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक पोल पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस फिगर को देखूँ तो यहाँ पे ये मैंने -5 पे एक पोल प्लेस कर दिया। ये आपके पास यहाँ पे ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि s+1 आपके पास क्या इनपुट का पोल है, s+2 आपके पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन का 0 है, 1/s+5 आपके पास ट्रांसफर फंक्शन का पोल है। अब अगर आपने जो पीछे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, उसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास इस किस्म की एक सिचुएशन आई होगी, इस किस्म की, सॉरी, इसमें अगर हम देखें तो ये चीज़ आपके पास आई होगी। अब अगर इसमें थोड़ा सा बैक एनालिसिस करें, थोड़ा सा पीछे आप इक्वेशन की तरफ जाएं, तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली आपके पास किसकी वजह से आई है, ये जो वैल्यू है 1/s, ये आपके पास आई है इस पोल की वजह से, इनपुट के पोल की वजह से, प्लस ये जो वैल्यू है s+5 ये आपके पास आई है किसकी वजह से, सिस्टम के पोल की वजह से। और ये आपके पास 2/5 और 3/5 जो हैं ये आपके पास बेसिकली किसकी वजह से आए हैं, सिस्टम के ज़ीरोज़ की वजह से आए हैं। अगर आप देखें तो हमने इसे स्प्लिट करके इस तरह लिखा था ना, a/s प्लस b/s+5, एक टर्म जो है मेरे पास इसकी वजह से आई, एक टर्म मेरे पास इसकी वजह से आई। ए और बी आपके पास इनकी वैल्यूज़ किसकी वजह से आएंगी, ज़ीरोज़ की वजह से, सिस्टम के ज़ीरोज़ की वजह से आएंगी, ये जो कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे जब मैं टाइम डोमेन में लेके जाऊँगा तो टाइम डोमेन में आपके पास क्या होगा, इसके जब इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास आएगा 2/5 प्लस 3/5 e⁻⁻5t। अब स्टार्ट में हमने बात की थी कि जब भी आप कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो जो आपके पास इनपुट होती है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, रेफरेंस होता है, आपका सिस्टम उस पर अमल करने का ताबे होता है, ठीक है, उसे फोर्सफुली उस इनपुट को फॉलो करना होता है। तो इनपुट को अगर उसने फॉलो करना होता है तो बेसिकली आप जब इनपुट देते हो तो आप सिस्टम को एक फोर्स रिस्पॉन्स दे रहे होते हो। तो ये जो चीज़ मेरे पास आई है ये किसकी वजह से आई है, ये इनपुट की वजह से आई है, ठीक है, इनपुट की वजह से आई है ना। पीछे हमने देखा ये सारे यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि इनपुट की वजह से ये वैल्यू आई। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू मेरे पास है ये बेसिकली मेरे पास क्या है, फोर्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का, ठीक है। ये जो वैल्यू मेरे पास आई ये बेसिकली मेरे पास फोर्स रिस्पॉन्स आ गया सिस्टम का, ये वैल्यू 2/5 की बात है। अब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास बेसिकली सिस्टम की वजह से आई है, तो सिस्टम का अपना एक अपना बिहेवियर होता है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम के नेचुरल रिस्पॉन्स को। जैसे स्टार्ट में हमने बात की स्टेबिलिटी, आपके पास टोटल ओवरऑल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो इक्वल किसके होता है, वो आपके पास इक्वल होता है फोर्स रिस्पॉन्स प्लस नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स को मिला के आपके पास ओवरऑल सिस्टम का रिस्पॉन्स आता है। तो पोल्स और जीरोस का इफेक्ट आपने देख लिया। अब इस इक्वेशन से हम कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि आपके पास क्या चीज़ हमने इस सारे की सारे चीज़ों से, इस रिस्पॉन्स से कंक्लूड की। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आपने क्या चीज़ें इनसे कंक्लूड की। तो ये आपके पास कंक्लूजन है, ये 4 पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पिछली इक्वेशन से या पिछली स्लाइड से जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले आपके पास क्या कहते हैं, अपोज, एक सेकंड सॉरी, कहता है a pole of the input function generates the form of the force response, that is the pole at the origin generates a step function at the output। आपके पास जो इनपुट का पोल होगा वो हमेशा आपके पास फोर्स रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगा, ठीक है। तो कहता है a pole of the transfer function generates the form of the natural response, that is the pole at 5 generate e⁻⁻5t।
जो आपका सिस्टम होगा उसके जो पोल्स होंगे वो हमेशा आपके पास नेचुरल रिस्पांस को जनरेट करवाएंगे। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कहता है अ पोल ऑन द रियल एक्सिस जनरेट एन एक्सपोनेंशियल response of the form e power minus alpha t, where minus alpha is the pole location on the real axis. Thus, further to the left of further to the left of a pole is on the negative real axis, the faster the exponential transient response will decay to zero. अब देखें अगर आप पिछले केस में, तो आपके पास जो पोल था वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, -5 पे पड़ा हुआ था। तो आपका जो रिस्पांस आया वो क्या है, e पावर -5t का रिस्पांस आया। अगर ये आपके पास कोई जनरलाइज कर देते हैं कि कोई वैल्यू थी -अल्फा जहाँ पे ये पड़ा हुआ था, तो कहता है जो आपके पास रियल एक्सिस पे पोल पड़ा हुआ होगा सिस्टम का, तो आपके पास जो रिस्पांस जनरेट होगा, जो नेचुरल रिस्पांस जनरेट होगा, वो बेसिकली आपके पास e पावर -अल्फा टी मीन्स अल्फा क्या आपके पास पोल की पोजीशन है, उस पोल की पोजीशन के अक्रॉस उतना ही आपके पास रिस्पांस जनरेट होगा। अब e पावर -अल्फा टी से मुराद क्या है कि आपके पास जो रिस्पांस होगा वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पांस होगा, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा। अगर आपके पास ये पोल जो है इस पॉइंट पे आ गया यानी प्लस अल्फा पे आ गया, तो रिस्पांस क्या होगा, e पावर प्लस अल्फा टी। अब इस केस में आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग आपके पास रिस्पांस आएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास रियल एक्सिस पे आपका पोल किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ होगा उसी पोजीशन का आगे से रिस्पांस जनरेट करेगा। फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ पॉइंट में आपको कहता है द ज़ीरो सॉरी फोर्थ पॉइंट में कहता है आपके पास कि द ज़ीरो एंड द पोल जनरेट द एम्पलीट्यूड फॉर बोथ द फोर्स एंड नेचुरल रिस्पांस, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो ज़ीरोज और पोल्स होंगे आपके पास वो जनरेट करेंगे क्या चीज़, इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है, वो जो ए और बी की वैल्यूज़ आई थी वो बेसिकली किसकी वजह से आई थी, ज़ीरोज एंड पोल्स ऑफ द एम्पलीट्यूड फॉर बोथ फोर्स एंड नेचुरल रिस्पांस। ज़ीरोज और पोल्स जो आपके पास हैं वो ओवरऑल मिल के आपके पास सिस्टम का एम्पलीट्यूड डिसाइड करेंगे कि आपके पास सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या आता है। ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्या चीज़, आपने नेचुरल रिस्पांस फाइंड आउट करना है और आपने सिस्टम का फोर्स रिस्पांस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिंपली इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है s+3 डिवाइडेड बाई s+2 इंटू s+4 इंटू s+5। इसे हम लोगों ने क्या किया, स्टेप इनपुट दी, ठीक है, स्टेप रिस्पांस फाइंड आउट किया, हमने सी ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। याद रखें आपके पास रिस्पांस हमेशा टाइम डोमेन में होता है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि सिस्टम का रिस्पांस फाइंड आउट करना है तो आपने सी ऑफ टी फाइंड आउट करना होगा, यानी टाइम डोमेन में आपने अपना आंसर लिखना है। तो अब अगर इसको हम लोग लिखें ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में, सी ऑफ एस की फॉर्म में लिखूँ, तो सी ऑफ एस इसके में क्या आएगा आपके पास, s+3 डिवाइड बाई एस इनपुट का आ गया, s+2 s+4 और s+5, ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, ओवरऑल सिस्टम आ गया। अब हमने सी ऑफ एस फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद लेनी होगी। तो आपने अगर इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल को आप डिटेल के साथ सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपने क्या किया, a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस सी बाई s+4 प्लस डी बाई s+5, ए बी सी डी की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं क्योंकि हमने सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ नेचुरल फोर्स रिस्पांस को आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं बेसिकली ये वाली, ये मेरे पास किसकी वजह से आई है, ये मेरे पास इनपुट की वजह से आई है। तो पीछे हमने एक छोटी सी एग्जांपल से देख के बता दिया कि आपके पास जो इनपुट होती है वो हमेशा आपके पास फोर्स रिस्पांस जनरेट करती है। ये जो बाकी वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं ये बेसिकली मेरे पास किसकी वजह से आई हैं, जी ऑफ एस यानी ट्रांसफर फंक्शन की वजह से आई हैं। तो अब अगर मैं इसका इन्वर्स लैप्लास दूँ बजाय इसके मैं K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँ, आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंपल इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लूँ तो मेरे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका ये चीज़ बनती है, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ये रिस्पॉन्स है ये बेसिकली आपके पास क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, फोर्स रिस्पॉन्स है। अगर इसमें प्लॉट करूँ तो ये मेरे पास आएगा किसका, ये आपके पास बेसिकली आ गई इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास आ गया, आउटपुट कहाँ पे पड़ी हुई है, s+2 है तो इट मीन्स कि s-2 पे मेरे पास एक पोल पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा अगर मैं प्लॉट करूँ तो s+4 है तो इट मीन्स कि मेरा s-4 पे एक पोल पड़ा हुआ है। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो s+5 है, इट मीन्स कि -5 पे मेरे पास एक पोल पड़ा हुआ है। तो अब इस सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, e पावर -4t
ठीक है। इस सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, ई पावर माइनस 2t। इस सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, ई पावर माइनस 5t। ठीक है। तो ये रिस्पांस प्लस ये रिस्पांस प्लस ये रिस्पांस, ये तीनों रिस्पांसेस मिल के मेरे पास क्या बनाएंगे, नेचुरल रिस्पांस। और K1 मेरे पास जो ये वैल्यू है ये बेसिकली क्या है मेरे पास, फोर्स रिस्पांस। किसी भी सिस्टम से मैं जब नेचुरल और फोर्स रिस्पांस को आइडेंटिफाई करूँगा तो मैं इस मेथड के थ्रू फाइंड आउट करूँगा कि मेरे पास सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस क्या है और मेरे पास सिस्टम का फोर्स रिस्पांस क्या है। तो फोर्स रिस्पांस किसकी वजह से आएगा, सिर्फ इनपुट की वजह से आएगा, और नेचुरल रिस्पांस आपके पास सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वजह से आएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के एनालिसिस की, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस की, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। आपके पास एक सिस्टम है सी ऑफ टी, जी ऑफ एस एक आपके पास ट्रांसफर फंक्शन किया मैंने। ठीक है। इसकी वैल्यू है ए डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। इसमें हमारे पास क्या है, हम ये कंसिडर करते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसमें ज़ीरोज़ इन्वॉल्व नहीं है। विदाउट ज़ीरोज़ आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विदाउट जीरो कैन बी डिस्क्राइब बाय द ट्रांसफर फंक्शन शोन इन फिगर 4.4 ए। तो 4.4 ए में आपके पास ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, जो कि विदाउट ज़ीरो है। जनरलाइज एक ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं। इफ़ द इनपुट इज़ यूनिट स्टेप, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज सी ऑफ एस। ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स है तो स्टेप रिस्पॉन्स के केस में आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू ए डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस ए। अब अगर इसको मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म हूँ, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन के साथ इसको मैं सॉल्व करूँगा, क्या आएगा, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस ए। ठीक है। जनरलाइज फॉर्म आ गई। अब इसका मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व करके इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो मेरे पास जो जनरलाइज फॉर्म आएगी वो आएगी सी ऑफ टी इज़ इक्वल टू सी एफ ऑफ टी प्लस सी एन ऑफ टी। बेसिकली सी एफ ऑफ टी क्या है आपके पास, ये आपके पास है फोर्स रिस्पॉन्स, और सी एन ऑफ टी क्या आपके पास, ये आपके पास है नेचुरल रिस्पॉन्स, एन स्टैंड फॉर नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। इससे मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस ई पावर माइनस ए टी। ये आपके पास बेसिकली इस सिस्टम का रिस्पॉन्स आ गया, सी ऑफ टी आ गया इस जनरलाइज सिस्टम का। क्या रिस्पॉन्स आया, 1 माइनस ई पावर माइनस ए टी। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इस इक्वेशन को लेके, जो सी ऑफ टी की इक्वेशन लेके इस सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब हम अगर पिछली इक्वेशन को देखें जो हम लोग सी ऑफ टी जो लिखी थी हम लोगों ने, सी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस ए टी। तो इसमें हमारे पास 1 जो है वो बेसिकली आपके पास क्या था, फोर्स रिस्पॉन्स था। आपके पास माइनस ई पावर माइनस ए टी आपके पास क्या था, नेचुरल रिस्पॉन्स था। तो यहाँ हमने इसको आइडेंटिफाई करके लिख दिया कि आपके पास जो फोर्स रिस्पॉन्स था वो बेसिकली ये था, और आपके पास जो सिस्टम का पोल्स था उसकी वजह से जो आपके पास रिस्पॉन्स आया नेचुरल रिस्पॉन्स वो बेसिकली ये था। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक ही चीज़ है ए, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। टी आपके पास टाइम होगा, ए की वैल्यू अगर आपके पास आ जाए तो आप सी ऑफ टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सी ऑफ टी ए की वैल्यू को कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है। तो सबसे आसान चीज़ है, हम कह देते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है टी, इसका फंक्शन है ए का फंक्शन है 1 बाई ए की वैल्यू है। अब अगर ई ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स की जगह हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर दें नेचुरल रिस्पॉन्स में, ये आपके पास क्या था, नेचुरल रिस्पॉन्स था ना सिस्टम का, ई पावर माइनस ए टी। अगर इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 1 बाई ए के ऊपर पुट कर दें तो ई पावर माइनस ए आ जाएगा। बेसिकली ई पावर माइनस ए आपके पास किस चीज़ की बन जाता है, 0.37 अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। तो यहाँ से अगर मैं सी ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 1 माइनस ई पावर माइनस ए टी वैन टी की इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.63। ठीक है। तो अब हम इनको इसी वैल्यूज़ को इन दो इक्वेशन 3 को यूज़ करके, इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हम सिस्टम का क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस फाइंड आउट करते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की परफॉर्मेंसेस फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसमें आपके पास ग्राफ इस किस्म का आता है। ठीक है। ये आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्टेट होती है, ये आपके पास स्टेडी स्टेट रीजन होता है। दो किस्म के रीजन होते हैं, ये हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांजिएंट रीजन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और स्टेडी स्टेट रीजन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब हमने प्रीवियसली जो t की वैल्यू को 1 बाई ए पुट किया था, हमने कहा था कि t की वैल्यू जी आपके पास 1 बाई ए है। तो हम 1 बाई ए को बेसिकली कोई नाम देते थे, जैसे हम कहते हैं ये आपके पास टाइम कांस्टेंट है। 1 बाई ए को हमने क्या दिया कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, टाइम कांस्टेंट, एक नाम दे दिया। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द रिस्पॉन्स।
अगर हम प्रीवियस इक्वेशन से देखें तो टाइम कांस्टेंट कैन बी डिस्क्राइब, आप इसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं टाइम कांस्टेंट कैन बी डिस्क्राइब एज द टाइम फॉर ई पावर माइनस ए टी, ये बेसिकली ई पावर माइनस ए टी है, ठीक है, टू डिके टू 37% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। हमने अगर पीछे देखा हो तो आपके पास वैल्यू क्या आई थी, 0.37 आई थी या 0.63 आई थी, दो वैल्यूज आई थी ना। सी सिंपल ई पावर माइनस ए टी की वैल्यू आपके पास व्हेन टी इज इक्वल टू 1/a, ये कितनी आई थी, 0.37 आई थी। जब मैंने सी ऑफ टी ओवरऑल वैल्यू पुट की थी तो वो आपके पास कितनी आई थी, 0.63। आप प्रीवियस स्लाइड पे जाके देख सकते हैं कि आपके पास यही दो वैल्यूज़ आई थी जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 1/a पुट की थी। तो हम टाइम कांस्टेंट को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द टाइम कांस्टेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द टाइम फॉर ई पावर माइनस ए टू डिके टू 37 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपकी इनिशियल वैल्यू से 37% जब वो डिके करता है तो वो आपके पास बेसिकली क्या कह रहा होता है कि आपका पावर टाइम कांस्टेंट कहलाता है। या सेकेंडली इसे हम कह सकते हैं कि द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इट टेक्स for the step response to raise to 63% of its final value। अगर मेरे पास फाइनल वैल्यू यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या है, मेरे पास फाइनल वैल्यू है 1। तो 1 का जब मेरे पास जितना टाइम 1 का लेगा ये राइज करने का, एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ राइज करने जैसे ही ये इस सिस्टम के 63% पे पहुँचेगा फाइनल वैल्यू के, अगर मेरे पास 1 है तो 1 का 63% कितना होता है, 0.63 होता है ना। अगर मेरे पास फाइनल वैल्यू, ये जो फाइनल वैल्यू है ये अगर 10 है तो 10 का 63% क्या होगा, 6.3 होगा। तो जब मेरा ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, ज़ीरो से स्टार्ट होकर जैसे ही ये 6.3% के ऊपर पहुंचेगा तो उस वक्त जो मेरे पास बेसिकली टाइम होगा वो मेरे पास 1/a होगा और वो मेरे पास टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा क्लियरली आप इस फिगर से देख सकते हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट टाइम कांस्टेंट आएगा वो बेसिकली 63% आपका फाइनल वैल्यू होगा। तो आपका सिस्टम अगर ज़ीरो से स्टार्ट करता है, अपनी फाइनल वैल्यू को अप्रोच करते करते जब फाइनल वैल्यू की 63% तक पहुंचेगा तो उस वक्त जो आपके पास टाइम होगा बेसिकली वो आपके पास टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। या अल्टरनेटली अगर आप 37% वाली इक्वेशन को यूज़ करें तो आप कह सकते हैं फाइनल वैल्यू से नीचे जितना डिफरेंस रहेगा वो 37% डिफरेंस रह गया तो उस वक्त जो टाइम होगा वो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट होगा। तो आसान आपके पास यही है जो आपके पास प्रीवियस है कि अगर आपने कई वैल्यू फाइनल वैल्यू को पहुंचते हुए जैसे ही आपका सिस्टम 63% पे पहुंचेगा तो उस वक्त जो टाइम होगा वो बेसिकली आपके पास टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। वो आपके पास फर्स्ट टाइम कांस्टेंट होगा 1/a। दूसरा परफॉर्मेंस एनालिसिस आपके पास आता है राइज टाइम, ठीक है। अब राइज टाइम को हम डिफाइन करें तो राइज टाइम क्या कहता है, राइज टाइम इज डिफाइन एज द टाइम फॉर द वेव फॉर्म टू गो फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 9 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। यहाँ पे से ये भी कह सकते हैं 10% टू द 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इस ग्राफ में अगर मैं इसका राइज टाइम निकालूँ तो ये पॉइंट 1 से पॉइंट 9 तक जितना टाइम इस सिस्टम ने लिया पहुंचने में वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, राइज टाइम कहलाता है। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये फाइनल वैल्यू 100 है तो इसका अगर मैं राइज टाइम निकालना होगा तो मैं निकालूंगा 10 से 90 तक पहुंचने के लिए जितना टाइम मेरे सिस्टम ने लिया बेसिकली वो मेरे पास क्या है, राइज टाइम है, ठीक है। अब मेरे पास अगर सी एफ टी की दो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, एक मेरे पास सी एफ टी की वैल्यू आएगी, सी एफ टी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ 1.1 आएगी, फाइनल वैल्यू 0.1 है, दूसरी सी एफ टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 0.9 आएगी। इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशंस में पुट करो, सी एफ टी की वैल्यू को पुट करो और वहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो वो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वो आपके पास 2.2 डिवाइडेड बाई ए आएगा। तो राइज टाइम आपके पास क्या आ गया, इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का राइज टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टी आर इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय ए। ये आपके पास बेसिकली किसी भी कोई भी सिस्टम है जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसका राइज टाइम कैलकुलेट करने की जनरलाइज्ड इक्वेशन है। ए आपके पास क्या होगा, तो एस प्लस ए की वैल्यू नीचे आपके पास होती है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है। थर्ड और लास्ट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो आपके पास क्या है, सेटलिंग टाइम, ठीक है। अब सेटलिंग टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन द 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से आपका ग्राफ चलना शुरू हुआ, चलते 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 से फाइनल वैल्यू को अप्रोच किया और जैसे ही स्टडी स्टेट रीजन में पहुँचा
वहाँ से लेके 0 टाइम तक जितना भी टाइम इसने यूज़ किया या यूटिलाइज़ किया वो बेसिकली आपके पास क्या है, सेटलिंग टाइम कहलाता है। जैसे ही उस ट्रांजिट रीजन को छोड़ के स्टेडी स्टेट रीजन में एंटर होगा, वहाँ तक जितना टाइम आपके पास आएगा वो बेसिकली आपके पास आएगा सेटलिंग टाइम आएगा। अगर 2% से मुराद क्या है, अगर यहाँ पे मेरे पास 1 है तो 1 का अगर 2% में निकालूँ तो मेरे पास जो आता है वो क्या आता है, 0.98 आता है। तो मैं सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस ए टी, ठीक है। इसकी जगह सी एफ टी की जगह मैं 0.98 पुट कर दूँ, तो अब मैं 1 माइनस ई पावर माइनस ए, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टी की जगह टी एस बन जाएगा, सेटलिंग टाइम बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस टी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग लें, ठीक है, उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फॉर्म वैल्यू आएगी टी एस की वो आएगी 3.91 डिवाइड बाई ए, which is nearly equal to t of s is equal to 4 divided by a। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का सेटलिंग टाइम, ठीक है। अब आपके पास किसी भी किस्म का कोई जनरलाइज या आपके पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, कोई भी दुनिया का किसी भी किस्म का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आ जाए तो आपसे कहा जाए कि इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करें, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में आपने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक आपने टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, एक आपने राइज टाइम फाइंड आउट करना है और एक आपने सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, टाइम कांस्टेंट, तीनों के जनरलाइज रिलेशन आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। आप इन जनरलाइज रिलेशन को दुनिया के किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे जो विदाउट जीरोज जो फंक्शन होंगे, तो आपके पास टाइम रिस्पॉन्स, आपके पास इनका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस आ जाएगा, यानी सेटलिंग टाइम, राइज टाइम और टाइम कांस्टेंट आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जी ऑफ एस आपके पास गिवन है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई एस प्लस 50, फाइंड द टाइम कांस्टेंट टी सी, सेटलिंग टाइम टी एस और राइज टाइम टी आर। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 बाई ए, ठीक है। टी आर राइज टाइम मेरे पास किस चीज़ की इक्वल है, 2.2 डिवाइड बाई ए, और सेटलिंग टाइम मेरे पास किसकी चीज़ की इक्वल है, टी एस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई ए। सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है। तो मेरे पास टी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/50 विच इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। इसी तरह मेरे पास राइज टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.2 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 0.08 सेकेंड, क्योंकि टाइम है। तो टी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 0.044 सेकेंड। तो ये हम लोगों ने इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का परफॉर्मेंस एनालिसिस देख लिया कि आपके पास राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट क्या आ गया। तो इसी तरह आप लोगों ने किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में, लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।